नमस्कार, सेहत से जुड़े हमारे खास कार्यक्रम हेल्थ गुरु में आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। चूंकि आज वर्ल्ड अस्थमा डे है, इसलिए आज के हमारे एपिसोड में हम बात करेंगे अस्थमा की। शहरों में लगातार बढ़ रहे वाहनों की संख्या और कारखानों से निकलता विषैला धुआं वातावरण को बुरी तरह से प्रदूषित कर रहा है। यही कारण है कि प्रदूषण के चलते अस्थमा जैसी गंभीर बीमारी तेजी से पांव पसार रही है। अस्थमा क्या होता है, क्या इसका इलाज है, इस विषय पर चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजी डॉक्टर दीपेश मस्के। डॉक्टर दीपेश, बहुत स्वागत आपका IBC 24। नमस्ते, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। डॉक्टर दीपेश, हम आपसे कई सारी बातें करेंगे अस्थमा को लेकर के, इसका इलाज, इसके लक्षण, इसके कारण, लेकिन सबसे पहले ये बताइए, चूंकि वर्ल्ड अस्थमा डे की अगर हम बात करें तो इसके हर साल अलग अलग थीम होती है। इस साल की थीम क्या है? हाँ, ये वर्ल्ड अस्थमा डे जो है 6 मई को हर संसार में हर जगह मनाते हैं और इस साल का जो थीम है मेक इनहेलर थेरेपी एक्सेसिबल टू ऑल। क्योंकि आपको पता है अस्थमा का जो मेन जो इलाज है वो इनहेलर से। तो इनहेलर क्या है कि डेवलपिंग कंट्रीज़ जो निम्न वर्ग जो कंट्रीज़ होते हैं, पुअर कंट्रीज़, वहाँ पर इनहेलर काफ़ी महंगा होने के कारण से एक्सेसिबल नहीं रहते हैं। तो इस साल जीना जो ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ अस्थमा जो ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने थीम लिया है कि हर संसार के हर कोने कोने तक, चाहे वो गरीब राष्ट्र हो या धनी राष्ट्र हो, सब में ये इनहेलर सब मरीजों को पहुँचे। बिल्कुल, चलो ये तो बात होगी आज की थीम की, लेकिन अब बात करते हैं अस्थमा की। डॉक्टर दीपेश, देखिए अस्थमा को लेकर लोगों के मन में कई सारे भ्रम है। ये भ्रम भी हम आपसे दूर जरूर करवाएंगे, लेकिन पहले ये बताइए कि अस्थमा एक्चुअल में होता क्या है, यह हमारे शरीर में क्या प्रभाव डालता है? अच्छा, देखिए अस्थमा एक मानी बीमारी से भी ज़्यादा एक सिंड्रोम है। ये अस्थमा अलग अलग प्रकार से प्रेजेंट करते हैं, बट इनमें खास 4 मेन सिम्टम्स माना जाता है, जो है बार बार खांसी आना, छाती में जकड़न सा एहसास होना, सीटी जैसा साइंस से आवाज़ आना, सांस फूलना। हो सकता है सभी को ये चारों लक्षण हो सकता है किसी को 4 में से 1 या 2 ही रहे। पर अगर ये बार बार रिकरेंट होता है और लोग इसको ये ध्यान भी देते हैं कि कभी कोई एक्सपोजर हो, जैसे धूल, मिट्टी, धुआं या फफूंद, स्ट्रॉन्ग केमिकल फ्यूम्स, अगर कभी भी इस तरह का एक्सपोजर होते हैं तो मरीज को इस तरह का सिम्टम्स आते हैं। किसी को बार बार मौसम बदलने में इस तरह का सिम्टम्स आते हैं। तो जो इस तरह का सिम्टम्स आते हैं तो प्रोबेबली उस पेशेंट को अस्थमा बीमारी है। हाँ बिल्कुल। डॉक्टर दीपेश, अब बात करते हैं कारण की, क्योंकि देखिए अक्सर ही कहा जाता है, डॉक्टर्स भी ये कहते हैं कि जब भी हमें कोई प्रॉब्लम होती है, हमारी बॉडी में कोई भी समस्या या बीमारी होती है, उसका कुछ ना कुछ कारण जरूर होता है। कई बार हमारी कोई लापरवाही, कई बार ये भी रीजन होता है कि हम कोई लापरवाही नहीं बरतते, लेकिन उसके बावजूद भी किसी रीजन से वो समस्या में हो जाती है। अगर बात करें अस्थमा की, तो इसका कारण क्या होता है? क्या कोई लापरवाही हम बरतते हैं? क्या कोई आसपास हमारी कुछ चीजें होती है जिसकी वजह से अस्थमा हमें होता है? अस्थमा होने का बेसिकली 3 मेन कारण है जो आपस में जुड़ा हुआ है। एक होता है जेनेटिकली प्रीडिस्पोज, जिसका स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है, जैसे पेरेंट्स में है या ग्रैंड पेरेंट्स में अस्थमा है, तो उनको अस्थमा होने का संभावना हाई रहते हैं। दूसरा होता है तो इन्वायरमेंट, वही जैसे आपका इन्वायरमेंट में, जैसे आपने अभी बताया कि हाईली एयर पोल्यूशन हो, आसपास में बड़े बड़े कारखाने हैं जहाँ से आपका धूल धुआं वगैरह पैदा हो रहा है, डीजल एग्जॉस्ट जैसे गाड़ियों से आते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ से अस्थमा होने का संभावना को और बढ़ा जाता है। तीसरा होता है इम्यून डिसफंक्शन। ज़्यादातर ये जो अस्थमा होते हैं ये बड़े शहरों में पाया जाता है कंपेयर टू आपका जो रूरल एरियाज़ में रहते हैं। इसका मेन कारण होता है एक हाइपोथेसिस, इसको हम हाइजीन हाइपोथेसिस बोलते हैं। जब बचपन में आप जब पैदा होते हैं तो आपका इन्फेक्शन एक्सपोजर नहीं रहते हैं, क्योंकि आप आजकल शहर में अच्छे वातावरण में रहते हैं, आपको इन्फेक्शन ना की मात्रा में होता है। तो क्या होता है कि बॉडी में जो इम्यूनिटी से लड़ने वाला जो हमारे इम्यून सेल्स होते हैं वो एलर्जी प्रोन हो जाता है, क्योंकि वो इन्फेक्शन रहित होने के कारण से। इसको हाइजीन हाइपोथेसिस बोलते हैं। तो ये 3 मेन कारण का कॉम्बिनेशन के कारण से लोगों में अस्थमा की बीमारी पैदा हो जाता है। एंड डेफिनेटली ये अर्बन एरियाज़ में, बड़े शहरों में अस्थमा की तादाद ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। बिल्कुल, चलिए ये तो बात होगी कारण की। आपने कई सारे कारण बताए जिसकी वजह से अस्थमा में हो सकता है, लेकिन अब सबसे जरूरी सवाल तो ये है कि इसके लक्षण क्या होते हैं, क्योंकि देखिए ये कहा जाता है कि सही समय और सही इलाज ये सबसे ज्यादा जरूरी है। हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमारे अंदर अस्थमा के लक्षण है? शुरुआती चेतावनी इसके बारे में बताइए, जिससे हम समझ सकते हैं कि हमें अब इसके लिए जाँच कराने के इलाज की जरूरत है। ज़्यादातर कभी भी कोई वायरल इन्फेक्शन हो जाता है और आपका खांसी लंबा चलता है और ये या बार बार होता रहता है, या आपको इस लक्षण के साथ में सांस लेने में दिक्कत हो, सीटी जैसे साइंस आवाज़ आए, ये सब अगर लक्षण हो तो आपको अस्थमा होने का संभावना है। और स्ट्रॉन्ग अगर आपको फैमिली हिस्ट्री है तो और ज़्यादा चांस रहते हैं। तो कभी भी आपको इस तरह का लक्षण आए कि बार बार खांसी हो रहा है, सांस लेने में दिक्कत हो रहे हैं, सीटी से आवाज़ आ रहे हैं, तो संभवतः आपको अस्थमा है और नज़दीक में आप अपने चेस्ट फिजिशियन को दिखा के आप जाँच करा के इसको कन्फर्म किया जा सकता है।
बिल्कुल, तो आपने जो लक्षण बताया, हम दर्शकों से भी यही उम्मीद करते हैं कि वो लक्षण अगर आपको एक भी लक्षण अगर आपको नजर आते हैं अपने अंदर, तो आप जरूर डॉक्टर के पास जाइए, अपना इलाज कराइए। डॉक्टर दीपेश, अस्थमा के क्या कोई प्रकार भी होते हैं, और अगर होते हैं तो उनके बारे में जरा बताएं। एक्चुअली अस्थमा एक अम्ब्रेला सिंड्रोम है, माने हर मरीज में अलग अलग अस्थमा होता है। किसी को होता है, जैसे उदाहरण के लिए अगर हम अस्थमा को डिवाइड करते हैं तो क्लिनिकली अर्ली ऑनसेट अस्थमा जो बचपन से होता है, चाइल्डहुड अस्थमा बोलते हैं, प्रोबेबली एलर्जी ड्रिवन अस्थमा होते हैं। दूसरा होता है लेट ऑनसेट अस्थमा। तीसरा होता है ओबेसिटी रिलेटेड अस्थमा। चौथा होता है आपका ऑक्यूपेशनल अस्थमा, मानी मरीज जो ऑक्यूपेशन जैसे बड़े माइनिंग एरियाज़ में काम करते हैं, केमिकल फैक्ट्रीज में काम करते हैं या खदान वगैरह में काम करते हैं, तो उनको किसी को इस तरह का एक्सपोजर के कारण से अस्थमा डेवलप हो सकता है। तो बेसिकली 4-5 ग्रुप जो होते हैं अस्थमा होते हैं। किसी को हो सकता है अस्थमा जो रेगुलर ट्रीटमेंट के बावजूद भी ट्रीटमेंट नहीं हो पाता है, उसको बोलते हैं सीवियर अस्थमा और रिफ्रैक्टरी अस्थमा। तो ये सब पॉपुलेशंस होते हैं अस्थमा में। तो एवरी अस्थमा मे नॉट रिस्पॉन्ड और मे नॉट शो द सेम सिम्टम्स, और मैनेजमेंट भी कभी कभी हमें टेलर मेड करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू द पेशेंट सिम्टम्स, सीवियरिटी एंड अंडरलाइंग पैथोफिजियोलॉजी। उसको हम बोलते हैं पर्सनलाइज्ड थेरेपी। बिल्कुल। और डॉक्टर दीपेश, देखिए अक्सर ये कहा जाता है कि आधा अधूरा ज्ञान बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। चाहे किसी भी बीमारी की बात करें, अक्सर हम ये देखते हैं कि लोग घरेलू बातों को, घरेलू चीजों को, या जो भ्रांतियां होती है उससे मानकर वो अपनी समस्या को और ज्यादा बिगाड़ देते हैं, जिसके बाद डॉक्टर के पास जाते हैं और देखा जाता है कि डॉक्टर के पास भी फिर हल नहीं होता है, फिर डॉक्टर को ब्लेम करते हैं। अगर हम बात करें अस्थमा की, तो अस्थमा से जुड़ी कुछ भ्रांतियां बताइए जिससे लोगों को बिल्कुल अपना बचाव करना चाहिए और इस मिथ में कभी उन्हें नहीं आना चाहिए। देखिए, बेसिकली अस्थमा में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इनहेलर थेरेपी अस्थमा का सबसे मेन इंपॉर्टेंट इलाज है। और बहुत सारे लोगों में ये भ्रांति है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, इनहेलर लेने से एडिक्शन हो जाता है। देखिए, एडिक्शन नहीं है, ये तो पार्ट ऑफ अ डिजीज़ है जिसको इलाज करने के लिए आपको इनहेलर लेना पड़ता है। जैसे किसी डायबिटीज़ को अगर इंसुलिन लेना पड़ता है तो इंसुलिन आज के टाइम में केवल इंजेक्शन के रूप में ही आता है। तो आप इंसुलिन इंजेक्शन लगाते हो, तो जैसे अस्थमा के लिए भी आपको रेगुलर इनहेलर लेना पड़ेगा, और जब बीच में ज़रूरत पड़ता है तो हो सकता है एक्स्ट्रा पफ लेना पड़ेगा। अगर आप इनहेलर थेरेपी रेगुलर नहीं लेंगे तो अस्थमा माइल्ड अटैक अस्थमा आता रहेगा, और कालांतर में ओवर अ टाइम किसी को हो सकता है 5 साल बाद, किसी को हो सकता है 10 साल बाद, किसी को 15 साल बाद, वो अस्थमा धीरे धीरे बढ़ती जाएगा। और एक टाइम आता है कि आपका अस्थमा 12 महीना रहेगा, 12 हर दिन रहेगा, और प्रॉपर ट्रीटमेंट उस समय हम चालू करने के बाद भी जितना इंप्रूवमेंट आना चाहिए नहीं आएगा। तो यहाँ अस्थमा में रेगुलर इनहेलर लेने से हमें 2 चीज़ कर रहे हैं। एक, सिम्टम कंट्रोल कर रहे हैं ताकि आप एक अच्छा नॉर्मल हेल्दी लाइफ जी पाओगे, और दूसरा, फ्यूचर में होने वाले अस्थमा अटैक से जो लंग डैमेज होता है उसको रोकना है। इसके लिए हमें रेगुलर थेरेपी लेना ज़रूरी है। साथ में प्रिवेंशन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो भी इन्वायरमेंटल ट्रिगर्स होता है जिससे मेरे को अस्थमा डेवलप होता है, उससे मेरे को बचना है। जैसे मैं बाहर भीड़ भाड़ एरिया में जाती हूँ या काफ़ी डस्टी एरिया में जाता हूँ, मैं मास्क पहनने की आदत करना है। कोई भी चीज़ ऐसा हो जाए जिससे एक्सपोजर होता है तो उसको मैं क्लीन करूँ। घर के इंडोर एरिया को मैं कैसे क्लीन करूँ, तो काफ़ी क्लटरिंग ना करें, कालीन वगैरह, कारपेट वगैरह को अवॉइड करिए जहाँ ज़्यादा मात्रा में डस्ट रहता है। घर पे पेट्स वगैरह अंदर इंडोर पेट्स नहीं रखें। प्लांट्स वगैरह, किसी को प्लांट्स का पोलेंस का एलर्जी होता है तो इंडोर प्लांट्स को अवॉइड करना पड़ेगा। टाइम टाइम में वैक्यूम क्लीन करना है, पोछा लगाना है रादर देन झाड़ू लगाने से होता है। ये सब चीज़ करके आप अस्थमा को बहुत लेवल तक कंट्रोल किया जा सकता है। और एक दूसरा मिथ है कि अस्थमा क्योरेबल बीमारी नहीं, इसलिए लोग बोलते हैं कि अब क्या करें। अस्थमा इज़ अ ट्रीटेबल डिजीज़, लाइक आप डायबिटीज़, हाइपरटेंशन को मैनेज करते हैं, ऐसे अस्थमा को रेगुलर करते हैं। रेगुलर दवाई लेने से आप अस्थमा बिल्कुल कंट्रोल में रख सकते हैं एंड यू कैन लिव अ नॉर्मल लाइफ। ये चीज़ हमें मैंने इसको हमें टेक होम मैसेज लेना चाहिए। अब बिल्कुल डॉक्टर दीपेश, आगे भी हम आपसे कई सारी बातें करेंगे। फिलहाल एक आपने जो भ्रांति थी, जो मिथ थी, जिसे स्पष्ट किया है कि इनहेलर का इस्तेमाल करना कहीं से भी गलत नहीं है। उम्मीद करते हैं दर्शकों के लिए जानकारी बहुत महत्वपूर्ण साबित होगी। अगर अस्थमा की हम बात करें तो एक बात सबसे महत्वपूर्ण है कि क्या इसका पूरा इलाज संभव है, अगर है तो इसके उपचार के क्या क्या विकल्प हैं, जरा इसे बताइए। अच्छा, अस्थमा आज के टाइम में जड़ से तो नहीं जाएगा, माने इट इज़ नॉट, इज लाइक हाइपरटेंशन, डायबिटीज इज नॉट अ क्योरेबल डिजीज, बट इट इज़ अ ट्रीटेबल डिजीज। अच्छे से कंट्रोल किया जा सकता है। तो अस्थमा इलाज का पहला पार्ट जो होता है वो है इनहेलर थेरेपीज, जिसमें हम इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड देते हैं, जो मेंटेनेंस थेरेपी, प्रिवेंशन, अस्थमा अटैक को रोकने के लिए मदद करते हैं। और जो हमारे अस्थमा में क्या होता है कि हमारे सांस, जब भी कोई इन्वायरमेंटल एक्सपोजर हो जाते हैं तो हमारे सांस की नलियाँ वो सुगड़ जाते हैं। वो सुगड़ने के कारण से वहाँ इडीमा हो जाता है, वहाँ सेक्रेशंस हो गए, बलगम बन जाते हैं, उससे सांस लेने में तकलीफ हो जाती है। तो उसको इमीडिएट रिलीफ करने के लिए हम लोग आपको इनहेलर थेरेपी देते हैं। इनहेलर थेरेपी का फ़ायदा क्या है कि इमीडिएट लंग्स में जाते हैं डायरेक्टली, काफ़ी लो डोज में जाते हैं। इससे क्या होता है कि आपको इमीडिएट रिलीफ भी मिल जाता है तुरंत, और आपको होने वाले जो सिस्टेमिक साइड इफेक्ट्स, जो गोलियाँ खाने से जो होते हैं साइड इफेक्ट्स, वो ना के बराबर हो जाता है। इसलिए इनहेलर थेरेपी इज़ द पिलर, मेन कॉर्नरस्टोन थेरेपी ऑफ अस्थमा। उसके अलावा आपका डिपेंडिंग अपॉन द अस्थमा टाइप्स, आपका अगर मान लो एक एलर्जी ड्रिवन है
तो आजकल हम एलर्जी का वर्कअप करके क्या चीज़ का एलर्जी होता है, अगर मान लीजिए हाउस डस्ट माइट का एलर्जी है या पेट्स का है, या तो कभी कभी किसी को माइल्ड मोड एस्थमा है तो हम उसमें इम्यूनोथेरेपी देके, उसमें बोलते हैं एलर्जन इम्यूनोथेरेपी, जहाँ पर हम एलर्जीज का इम्यून सिस्टम को रेगुलराइज करके इम्यूनो टॉलरेंस डेवलप करते हैं। तो वो इम्यूनोथेरेपी करके हम एस्थमा को और भी लेवल कंट्रोल कर सकते हैं। आज के टाइम में एस्थमा का जो इलाज में बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट आ चुका है कि हम एस्थमा किस प्रकार का एस्थमा है, क्या चीज़ एस्थमा को ड्राइव करता है। तो हम बेसिकली एस्थमा को ईस्नोफिलिक एस्थमा एंड नॉन ईस्नोफिलिक एस्थमा करके डिवाइड करते हैं। तो अगर ईस्नोफिलिक एस्थमा है तो हमारे पास आज के टाइम में बहुत सारे बायोलॉजिकल ऑप्शन थेरेपीज आए हैं, जिसमें हम बायोलॉजिकल थेरेपी देके एस्थमा को कंट्रोल किया जा सकता है। और आज कुछ 4-5 साल से ये भी कॉन्सेप्ट आया कि क्या हम एस्थमा को बिल्कुल रेमिशन में रख सकते हैं। रेमिशन माने आपका एस्थमा अटैक जो बार बार आ रहा है वो कम्प्लीटली हम दबाया जा सकता है, और आप हो सकता है आने वाले दिन में अब ये बायोलॉजिकल थेरेपी के बाद लाइफ लॉन्ग रेगुलर इनहेल लेने की ज़रूरत भी ना पड़े। बट अभी क्लिनिकल फेज में है, हो सकता है 5-10 साल बाद वो भी ऑप्शन हमारे पास आए। बिल्कुल डॉक्टर दीपेश, देखिए आपने ये बताया कि जड़ से तो अस्थमा को खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन कई सारे ऑप्शन है इसको सामान्य रखने के। एक बार ये भी समझना चाहते हैं आपसे, अगर बात करें MMI नारायणा की, तो यहाँ पर क्या सुविधाएं हैं, किस तरीके से ट्रीटमेंट किया जाता है यहाँ पे अस्थमा मरीजों का? आज के टाइम में हमारे पास अस्थमा डायग्नोसिस से लेके मैनेजमेंट के लिए अभी जितना संपूर्ण इलाज जो चाहिए, मानी जो अभी हमारे बड़े शहरों में जो होते हैं वो हमारे रायपुर में भी अवेलेबल है। हमारे पास स्पायरोमेट्री है, हमारे पास इम्पल्स ऑसिलोमेट्री है, फिनो है, और जिसके कारण से हम एस्थमा को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, एस्थमा का सिविरिटी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, एंड इंक्लूडिंग बायोलॉजिकल थेरेपी जो अभी मैंने बताया उसका भी हमारे पास ऑप्शन है, जो हम एस्थमा मरीज को देके उनका एस्थमा कंट्रोल करने के लिए यूज़ करते हैं, अदर दैन द इनहेलर थेरेपी। और हम लोग एलर्जी का वर्कअप भी करते हैं, और ज़रूरत पड़ने में किसी मरीज़ को हम इम्यूनोथेरेपी भी प्रिस्क्राइब करते हैं। चलिए, तो MMI नारायणा में पूरी सुविधाएं हैं अस्थमा के मरीजों के लिए, तो स्पष्ट हो चुका है। डॉक्टर दीपेश, ये भी समझना चाहते हैं आपसे, क्योंकि देखिए अक्सर ये कहा जाता है कि आपकी लाइफस्टाइल कैसी है इसका आपकी बॉडी पर, आपकी सेहत पर पूरा असर पड़ता है। अगर हम अस्थमा से पूरी तरीके से बचना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमें, हमारी फैमिली में किसी को भी ये समस्या ना हो, तो हम अपनी लाइफस्टाइल कैसे रखें, अपना खाना पीना कैसे रखें, इसके बारे में बताएं। देखिए, वन ऑफ द एस्थमा का अगर सब टाइप देखा जाए ना, एक ओबेसिटी रिलेटेड एस्थमा बोलते हैं। ओबेसिटी के कारण से एस्थमा डेवलप हो सकता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ लाइफस्टाइल में है कि हम अपने हेल्दी रहना है, तो हमें अपना वेट मेंटेन करना जरूरी है। तो इसका माने खान पीने में हमें काफ़ी कंट्रोल करना पड़ेगा, रेगुलर एक्सरसाइज, व्यायाम, रेगुलर प्राणायाम वगैरह करना जरूरी है। हमें अपना घर को साफ़ सुथरा रखना पड़ेगा, ताकि घर पे जो इंडोर एयर पोल्यूशन बोलते हैं उसको मिनिमाइज़ करें, जिसके कारण से एस्थमा होने का संभावना कम रहता है। घर पे सीलन सीपेज ना हो, टाइम में उनको पेंटिंग किया करें जाए, प्रॉपर्ली घर को क्लीन किया जाए, पेट्स को इंडोर पेट्स ना रखें, बाहर रखें हम लोग, फ्लावर प्लांट्स इंडोर से ज़्यादा हम बाहर रखें, ये चीज़ हमें करना ज़रूरी होता है। और तीसरा जो एस्थमा होता है सब टाइप, उसको बोलते हैं गर्ड, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स। कभी कभी काफ़ी ज़्यादा एसिडी रिफ्लक्स होने के कारण से भी वो एसिड जाके लंग्स में सुगरण लाते हैं, उसके कारण से भी एस्थमा डेवलप हो सकता है। इसलिए खान पीन में ज़्यादा मसालेदार खाना, काफ़ी जंक फूड्स वगैरह हो गया जो काफ़ी मात्रा में एसिड लेवल बढ़ाता है, रिफ्लक्स कराता है, उसको हम अवॉइड करें और एक लिमिट मात्रा में करेंगे तो एस्थमा बहुत हद तक हम कंट्रोल कर सकते हैं, या इवन हम होने से बचाए जा सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर दीपेश, देखिए ये तो बात हो गई अब तक कि कैसे बचाव से किया जा सकता है, लेकिन देखिए जब भी अगर कोई मरीज है जो इस वक्त हमारे दर्शक भी हैं जिन्हें अस्थमा होगा, तो उनके लिए ये सवाल है कि उन्हें किन किन चीज़ों से दूरी बनानी चाहिए, क्या सावधानियां बरतनी चाहिए जिससे वो ना बढ़े और उन्हें ज़्यादा खतरा इससे ना हो। देखिए, एस्थमा बढ़ने का जो चीज़ होता है उसके लिए हम दो चीज़ में डिवाइड करते हैं, एक इरिटेंट्स होते हैं, एक और एलर्जेंस होते हैं। इरिटेंट्स माने जैसे धुआं, धूल, ये जो चीज़ हो गया, केमिकल फ्यूम्स, ये सभी एस्थमा मरीज के लिए एस्थमा ट्रिगर कर सकते हैं। दूसरा होता है एलर्जेंस। एलर्जेन माने जैसे घास का पोलेंस होंगे, जिसको पराग पोलेन माने पराग, या ट्री पोलेंस बोलते हैं, कोई फ्लावर पोलेंस होते हैं। तो पोलेंस का जो एलर्जी होते हैं, या किसी से फूड एलर्जी भी हो सकता है, वो पर्सन टू पर्सन एस्थमेटिक जो पेशेंट है, हर पेशेंट को एक ही पोलेन से नहीं होगा। तो हमें बाय हिस्ट्री टेकिंग, प्रॉपर डिटेल हिस्ट्री टेकिंग, उसको एलर्जी इवैल्यूएशन करने के बाद ही पता चलता है कि कौन सा पोलेंस इनको ट्रिगर कर रहे हैं। तो इरिटेंट्स सबके लिए बचाव करना पड़ेगा आपको, धूल मिट्टी धुआं केमिकल फ्यूम से बच के रहना पड़ेगा। डस्टी एरिया में जाएंगे तो मास्क पहनने की आदत करना पड़ेगा। जब ज़्यादा मात्रा में हाई पोलेन काउंट्स होते हैं, जैसे बाहर बड़े शहरों में पोलेन काउंटर होते हैं, आपको हर मोबाइल में या आपके इंटरनेट के थ्रू आपको पाया जाता है कि किस दिन कौन सा मौसम में कौन सा पोलेन हाई मात्रा में लेवल में हमारे इन्वायरमेंट रहते हैं। वैसे एरिया में आप इंडोर रहना ज़रूरी रहता है। जब बरसात के टाइम होता है, जब आंधी आते हैं, उस समय इंडोर रहना चाहिए, क्योंकि उस समय पोलेन का काउंट काफ़ी हाई मात्रा में बाहरी इन्वायरमेंट रहते हैं। तो उस समय अपने आप को इंडोर में रख के बचाना ज़रूरी होता है।
बिल्कुल डॉक्टर दीपेश, देखिए कई सारी ऐसी बीमारियां हैं, कई सारे ऐसे रोग हैं जो कई बार फैमिली हिस्ट्री की वजह से भी होते हैं, जेनेटिक होते हैं। जैसे अगर बात करें शुगर की, तो कई बार ये होता है कि अगर हम ऐसा कुछ नहीं भी करें तो भी अगर हमारी फैमिली में हमारे पेरेंट्स को, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स को अगर ये समस्या है तो हमें भी हो सकती है। क्या अस्थमा का एक कारण ये भी हो सकता है? यस, अगर पेरेंट्स में मान लीजिए अगर मदर फादर में एक को अस्थमा है तो 25% चांस है कि आपको फ्यूचर में अस्थमा डेवलप हो। अगर दोनों पेरेंट्स में अस्थमा है तो 50% चांस होता है कि आपको अस्थमा हो। पर हैविंग सेड दैट, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि केवल रिस्क फैक्टर है। अगर आपको प्रॉपर इन्वायरमेंटल मिलियो है, जहाँ साफ सुथरा इन्वायरमेंट है, आप ये सब चीज़ें से बचाव है, तो आपको अस्थमा नहीं भी हो सकता है डिस्पाइट यू हैविंग अ जेनेटिक रिस्क फैक्टर। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। दूसरा, मैं एकदम इंपॉर्टेंट चीज़ जो हाईलाइट करना चाहता हूँ आज के टाइम में, क्योंकि नया जनरेशन है, तो स्मोकिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। स्मोकिंग इज़ अ स्ट्रॉन्ग रिस्क फैक्टर फॉर डेवलपमेंट ऑफ अस्थमा। अगर मदर प्रेगनेंसी टाइम में स्मोकिंग करते हैं तो बच्चों में फ्यूचर में आ जाके अस्थमा हो सकते हैं। तो मेरा ये रिक्वेस्ट रहेगा फ्यूचर होने वाले मदर्स को या लेडीज़ को कि स्मोकिंग बिल्कुल ना करें, क्योंकि केवल ना आपके शरीर के लिए नुकसान करेगा, इवन आने वाले बच्चों को भी ये नुकसान कर सकता है। बिल्कुल, तो ये बहुत ज़रूरी है कि इन तमाम बातों का हम ध्यान रखें ताकि हमारे साथ साथ हमारी जो आने वाली पीढ़ी उन्हें ये समस्याओं से जूझना ना पड़े। डॉक्टर दीपेश, एक बात ये भी है, क्योंकि देखिए अक्सर ये कहा जाता है कि अपनी लाइफस्टाइल को हम ठीक रखें, और ये भी कहा जाता है कि कुछ उम्र के बाद ही कुछ समस्याएं होती है। बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो एक बड़े बुजुर्गों को होती है, सीनियर सिटीजन को होती है। क्या अस्थमा बच्चों को भी हो सकता है, और क्या युवाओं में भी इसका खतरा होता है? जरा इसके बारे में बताइए। क्या कोई उम्र पर डिपेंड करता है ये? नहीं, अस्थमा किसी भी उम्र में आ सकता है, बच्चों में भी आ सकता है, वयस्क में भी आ सकता है, इवन एल्डरली में आ सकते हैं। इसलिए अर्ली ऑनसेट अस्थमा जो बोलते हैं 40 साल से पहले होने वाले अस्थमा को बोलते हैं, और लेट ऑनसेट अस्थमा जो 40 साल के बाद भी हो सकते हैं। तो अस्थमा किसी एज को ना करें, किसी भी एज ग्रुप में अस्थमा होने का संभावना है। मतलब इसका मतलब इतना साफ हो चुका है कि हमें हर उम्र में ये ध्यान रखना पड़ेगा। ये नहीं कि बच्चे हैं तो उन्हें नहीं होगा, युवा है तो उन्हें नहीं होगा, हर उम्र में इसका खतरा बना है, तो हमें ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। डॉक्टर दीपेश, क्या अस्थमा का कोई स्टेप्स होते हैं, कोई चरण होते हैं, या कोई ऐसा स्टेप्स बताइए जो सबसे खतरनाक होता है अस्थमा का? अस्थमा में अगर आपको डेली सिम्टम्स हो रहे हैं, आपको रात को बार बार उठना पड़ रहा है सांस फूलने के कारण से, खांसी के कारण से, और आपको अगर इनहेलर लेने के बावजूद भी आपको अस्थमा इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है, सांस फूल रहा है, जकड़न सा हो रहा है, आप एक सेंटेंस पूरा कंप्लीटली नहीं कर पा रहे हैं, या आप लेट के सो नहीं पा रहे हैं, माने आपका अस्थमा काफ़ी बढ़ गया है, इट इज़ कॉल्ड एज अ लाइफ थ्रेटनिंग अस्थमा। ऐसा है तो आपको तुरंत नज़दीक के चेस्ट फिजिशियन के पास जाना पड़ेगा, या तो इमरजेंसी जाके अपना ट्रीटमेंट करना जरूरी होता है। बिल्कुल डॉक्टर दीपेश, देखिए अक्सर ये देखा जाता है कि जो नॉर्मल लोग होते हैं, जैसे आप तो एक्सपर्ट हैं, आप डॉक्टर हैं, आपको तो सारी चीज़ें क्लियर है, लेकिन नॉर्मल लोगों के साथ एक कंफ्यूजन होता है, वो अस्थमा और एलर्जी में समझ नहीं पाते हैं कि दोनों है क्या। उन्हें लगता है कि दोनों शायद एक ही चीज़ है। उन्हें ज़रा बताइए कि दोनों में क्या फ़र्क है। देखो, 50% एस्थमेटिक्स को एलर्जी होता है, माने इट इज़ एलर्जी ड्रिवन। एलर्जी माने आपका शरीर हाइपर सेंसिटिव है, तो आपको एलर्जी नाकान गले का भी हो सकता है, जिसको हम एलर्जी राइनाइटिस बोलते हैं, आँख का एलर्जी हो सकता है, स्किन एलर्जी हो सकता है, एक्जिमा जो बोलते हैं, और लंग्स का एलर्जी को हम एस्थमा बोलते हैं। बट नॉट ऑल एस्थमा आर ड्रिवन बाय एलर्जी। 50% एस्थमेटिक्स आर ड्रिवन बाय एलर्जी एंड 50% आर नॉन एलर्जी का एस्थमा। तो एस्थमा एक ब्रॉड टर्म हो गया है, एलर्जी एक कारण है एस्थमा होने का। बिल्कुल, ये तो आपने स्पष्ट कर दिया कि दोनों में डिफरेंस क्या है और दोनों में समानता क्या है। डॉक्टर दीपेश, ये भी आपसे समझना चाहते हैं, क्योंकि आज के डेट में लोगों की लाइफस्टाइल इतनी ज़्यादा बिगड़ चुकी है, वो लोग की रूटीन इतनी खराब हो चुकी है कि वो कई बार चीज़ों को बहुत लाइटली लेते हैं। अगर हम बात करें अस्थमा की, तो अस्थमा में अगर हम चीज़ों को लाइटली लेते हैं, कुछ बातें हालांकि आपने बताई जिन्हें ध्यान में रखना ज़रूरी है, तो अगर हमें अस्थमा है तो भी हम नॉर्मल लाइफ अपनी जी सकते हैं, लेकिन अगर हम लापरवाही बरतते हैं तो दर्शकों को ये बताइए कि उन्हें आगे कितना खतरा इससे हो सकता है। क्या होता है जो हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस में, कि हमारी जो पॉपुलेशन है दे आर नॉट एक्सरसाइज प्रोन, माने हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो बहुत सारे टाइम क्या होता है पेशेंट का बीमारी बढ़ते रहता है, वो लाइटली लेते हैं, और जब ये रूटीन एक्टिविटीज़ में जब इनको सांस फूलने लगते हैं या तकलीफ होने लगते हैं, तब वो हमारे डॉक्टर के पास आते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो अर्ली डायग्नोसिस हो सकता है अस्थमा का, वो हम मिस कर देते हैं। अगर हम एक्सरसाइज करते हैं, रेगुलर वॉक करते हैं, तो क्या कि हमें ये पता चलता है कि यार पहले मैं 5 किलोमीटर वॉक करता था, मेरे को सांस नहीं फूलता है, अब मेरे को 4 किलोमीटर सांस फूल रहा है, तो आप तुरंत आके दिखाएंगे। तो इसमें क्या है कि हम अस्थमा को अर्ली स्टेज में डिटेक्ट कर सकते हैं। प्रॉपर ट्रीटमेंट से हम इस अस्थमा को बढ़ने से रोक पाते हैं। मैंने क्योंकि ज़्यादा हमारा सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, हम ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करते हैं, वेट गेन होता है, ओबेसिटी रहता है, तो क्या होता है कि जब अपना नॉर्मल दिनचर्या में सांस फूलता है या दिक्कत होती है, तब हम हमारे डॉक्टर के पास आते हैं, जब हम काफ़ी समय हम टाइम वेस्ट कर चुके हैं, जिसके कारण से जो सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट आना चाहिए वो हम दवाई देने के बाद भी नहीं ला पाते हैं। बिल्कुल डॉक्टर दीपेश, देखिए कई सारी ऐसी बीमारियां हैं जो कई बार लोगों के संपर्क में आने से भी होती है। क्या अस्थमा को हम इस तरीके से समझ सकते हैं, अगर हमारे किसी फैमिली में किसी फ्रेंड्स को अस्थमा है, तो क्या उनके संपर्क में आने से हमें इसका खतरा हो सकता है? नहीं, बिल्कुल एक गलत फहमी मिथ है। अस्थमा इज नॉट अ कम्युनिकेबल डिजीज। तो आप निश्चिंत रहिए कि आपको दोस्त को अगर अस्थमा है तो आपको अस्थमा नहीं होगा।
हाँ बिल्कुल। डॉक्टर दीपेश, एक बात और अब समझना चाहते हैं, क्योंकि देखिए मैंने इससे पहले भी बात की लापरवाही की। कई बार ये होता है कि हम शुरुआती लक्षणों को देख करके भी नजरअंदाज करते हैं, लापरवाही बरतते हैं। इसका कोई ऐसा संकेत है जिसके बाद हमें तुरंत ही डॉक्टर के पास जाना चाहिए, ताकि बिल्कुल भी लेट ना हो और डॉक्टर सही समय पर हमें सही इलाज बता सके? जब भी आपका सिम्टम्स ठीक नहीं, जैसे खांसी ठीक नहीं हो रहा है, आपका सांस फूलना ठीक नहीं हो रहा है, आप इनहेलर ले रहे हो, उसके बावजूद भी अगर आपका लक्षण कंट्रोल नहीं हो रहा है, आपका ऑक्सीजन लेवल अगर 94% से डाउन हो रहा है, तो इसका माने एस्थमा इमरजेंसी है, आपका एस्थमा अटैक काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। आपको तुरंत इमरजेंसी या नज़दीकी टेस्ट फिजिशियन में जाके दिखा के अपना ट्रीटमेंट करना जरूरी है। बिल्कुल। डॉक्टर दीपेश, देखिए चूंकि आज वर्ल्ड अस्थमा डे है, तो एक बार ये भी समझना चाहते हैं आपसे, क्योंकि लोगों को बहुत कम इसकी जानकारी होती है। क्या लोगों में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से ये डे मनाया जाता है, और इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? इस वर्ल्ड अस्थमा डे जो मनाने का जो मुख्य उद्देश्य होता है, एक तो पब्लिक को अवेयरनेस लाने के लिए, दूसरा जो हमारा कम्युनिटी लेवल का जो डॉक्टर्स होते हैं, फिजिशियन होते हैं, उनको अवेयरनेस करने के लिए, और तीसरा हमारा गवर्नमेंट पॉलिसी मेकर्स को अवेयरनेस देने के लिए कि एक बीमारी काफ़ी तादाद में है। अगर हम इंडिया की बात करेंगे तो लगभग 35 मिलियन पॉपुलेशन, मानी लगभग 4 करोड़ से ज़्यादा लोग अस्थमा का कारण से अस्थमा बीमारियाँ हैं इनके में, और प्रॉपर ट्रीटमेंट इनको नहीं मिल रहा है। तो अगर हम गवर्नमेंट पॉलिसीज ऐसा बनाएं कि जिस कारण से अस्थमा अर्ली डिटेक्शन हो, इजीली एक्सेसिबल हो, स्पायरोमेट्री जैसा टेस्ट हर छोटे छोटे शहर कस्बा में मिल जाए, प्रॉपर अर्ली आइडेंटिफिकेशन हो जाए, और इनहेलर जैसे थेरेपी जो आज के टाइम में महंगा है, कॉस्टली है, उसको हम और सस्ता कर पाएँ, तो हम अस्थमा को इजीली अर्ली लेवल में डिटेक्ट करके प्रॉपर कंट्रोल करके अस्थमा से होने वाले जन स्वास्थ्य का नहीं, केवल फाइनेंशियल जो भी बर्डन होता है उसको भी हम मिनिमाइज कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल। डॉक्टर दीपेश, देखिए कहा जाता है कि अगर हमें कोई भी समस्या है, हम चाहते हैं कि हमें आगे कोई बीमारी ना हो, तो हमें अपने खान पान का पूरा ध्यान रखना चाहिए। अगर किसी वजह से हमें अस्थमा हो जाते हैं, हमें लक्षण दिखाई देते हैं, तो हमें अपने खाने पीने में किस तरीके के बदलाव करने चाहिए? कुछ खान पीन स्पेशल जो जिसमें प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, जैसे पैकेज फूड वगैरह हो गए, उसमें जो प्रिजर्वेटिव्स डालते हैं वो कभी कभी अस्थमा को ट्रिगर कर सकते हैं। इसलिए अगर आपको अस्थमा है तो आप कोशिश करिए कि प्रिजर्व फूड्स जितना हो सकता है अवॉइड करिए। ऑयली चीज़, काफ़ी गर्म मसालादार खाने, इस चीज़ को आप अवॉइड करिए। बिल्कुल। डॉक्टर दीपेश, देखिए आज वर्ल्ड अस्थमा डे, मुझे लगता है कि हमारे इस एपिसोड से हमारे दर्शकों में भी इसे लेकर जागरूकता ही होगी, और आपने कई चीजें बताई जिसे ध्यान में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। नमस्ते। और इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।